गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क की सियासत में एक बड़ा टर्न। आसिफ जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। कहते हैं अब मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, मुल्क का आइंदा वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुफाहमत की सियासत करने वाले नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए? और गेम बनानी तो जरदारी साहब को भी खूब आती है। सेनेट में चेयरमैन बनाना हो या मखलूत हुकूमत बनानी हो, जोड़ तोड़ के माहिर हैं। अब मुक्तदरा कैसे डील करेगी ये देखना होगा। उधर नून लीग की सरतोड़ सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा करेंगे, इत्तेहादियों से मुलाकातें होंगी। उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली का अमल भी आज से शुरू हो चुका है। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में बात होगी IMF का वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। इससे कबल मईशत की मुस्बत तस्वीर नजर आने लगी है। स्टॉक मार्केट बेहतरी की जानिब गामजन है। डॉलर की कदर कम हुई। करंट अकाउंट खसारे में 58% नुमाया कमी आई है। FPR के रेवेन्यू में 25% इजाफा हुआ। ज़राई कर्जों की फराहमी में 30% इजाफा हुआ। कपास की पैदावार में 126%, चावल की पैदावार में 18% इजाफा देखने में आया। IMF के साथ $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात कितने मुस्बत होंगे, क्योंकि गैस की कीमतों में इजाफे के बाद ये अहम तरीन शर्त भी पूरी हो गई है। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस तरह से जनूबी एशिया पर असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान सिर्फ 4 सवालों के जवाब न दे सका, जिस पर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। भारत से 350 सवाल किए गए, जिन पर कोई जवाब न आया। यहाँ दुनिया का दोहरा मयार आया हो जाता है। भारत बॉलीवुड इंडस्ट्री की आड़ में गैर कानूनी असलहे का कारोबार करता है। भारतीय कैसीनो मार्केट में गैर कानूनी असलहे के सौदागरों की बड़ी मार्केट है। फैटिव को चाहिए कि कैसीनो मार्केट खंगाले। भारत की रियल एस्टेट दुनिया भर की ब्लैक मार्केट का गढ़ है। इस सब के बावजूद भारत का ग्रे लिस्ट से बच जाना तशवीशनाक है। भारतीय इदारों पर आलमी दहशतगर्दों और ड्रग्स माफिया का कंट्रोल अक़वाम आलम के लिए एक खतरा है। इस बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले मुल्क की पॉलिटिकल सिनेरियो का एहतशाम साहब, जो लोग मुफाहमत की सियासत करते थे और कहते थे कि हम तो हर बिगड़ी हुई चीज को भी बना लेते हैं, आसिफ जरदारी साहब, वो अचानक से कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए? पहले तो PDM में वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे, PDM की गवर्नमेंट थी, उनसे अलहदा रहते हुए भी पीपल्स पार्टी साथ थी। अचानक से इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। समझना बड़ा तगड़ा आपका इंट्रो है इस हवाले से। सियासत की जो बात कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन जरा थोड़ा सा सियासी मंजरनामा जो आप मुस्तकबिल का देखें और जो सिनेरियो बिल्डिंग करें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। सही। अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता तो पता चल रहा है कि ये इलेक्शन तो अब होने ही है। जनवरी में नहीं होंगे तो फरवरी में हो जाएंगे, लेकिन इट हैज टू हैपन वन डे। लेट ज्यादा से ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि मामला जिस तरह शेप अप हो रहे हैं। और ये भी लग रहा है सब लोगों को पता है कि जी एक दफा फिर वही हंग पार्लियामेंट होगी। किसको कितनी सीटें मिलनी है, सिंपल मेजोरिटी से लाया जाएगा। बल्कि आज सोहेल बड़ाई साहब ने आर्टिकल अच्छा लिखा, उन्होंने तो बाकायदा सीटें देनी है कि 80 से 85 नून की और 60 से 65 उन्होंने पीपल्स पार्टी की, और कहा 40 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। 2.5 लाखों से अब देखना है कि 25 सीटें मैनेज कर सकते हैं। वो कितनी सीटें लेंगे कराची से और बाकी जगहों से भी। लेकिन मेरे लिए अनवर रजा जो बड़ी डॉक्टर साहब हैरत वाली बात है कि जूं नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी इख्तियार के करीब आ रही है, उनका लबो लहजा तब्दील हो रहा है। वो लगता है कि वो मुख्तदरा के बयानिए के असीर होते चले जा रहे हैं। अब जो बंदा भी मसालत की बात करता है ना, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। शायद एक यही वजह है कि जो जरदारी साहब से वो उखड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर है अब मसालियत की बात करने का मतलब यह है कि सारी सियासी जमातों को, पार्टियों को कासिम के अब्बा की पार्टी के साथ भी सुलह सफाई करके लेके आए। तो एक तो ये तब्दीली बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। अब ये जो सवाल है कि जी इस वक्त जो बड़े दिनों से मैं देख रहा था, आज जो उनका स्टेटमेंट आया है जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब तो मुस्तकिल वो जिसको कहना चाहिए उन्होंने टारगेट किया हुआ है। मैं एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो कहते हैं ये एक पहला लाडला था, एक दूसरा लाडला आ गया। 90 दिन में इलेक्शन की जो दरखास्त थी PTI की, उसमें भी फरीक बनाया उन्होंने। तो एक तरफ उनका लहजा, लेकिन आपने देखा सलमा थ्रू आउट इस पीरियड में जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। आज वो जो बात कर रहे हैं, शायद उन्हें भी इवेंचुअली यकीन हो गया या उनको अंदाजा हो गया कि जी हवाओं का रुख किसी और तरफ है, लिहाजा बिलावल भुट्टो के चांसेस कम से कम 2023 के इलेक्शन में तो नजर नहीं आ रहे। लिहाजा उन्होंने बयानिया बनाया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मैं जो इससे इन्फर करता हूँ डॉक्टर साहब कि क्यों उन्होंने कहा, देखिए वो पिछले 15 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं सिंध। डॉक्टर जरदारी साहब, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि वो मिनिमम गेम अपनी इस तरह बनाना चाहते हैं कि कम से कम सिंध उनके हाथ से ना निकले। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बेनजीर सारे सूबों की जंजीर जो थी वो खत्म होगी। इन्होंने काम ही नहीं किया, पंजाब हाथ से चला गया। उसके बाद भुट्टो साहब का था पंजाब, बीबी ने पंजाब में बड़े मार्के किए, लेकिन अब ये 2-3 अटेम्प्ट करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं है। लिहाजा वो चाहते हैं कि इस हद तक के भी ठीक है सिंध हमारे पास है। लेकिन दूसरी तरफ सलमा जो मैसेजिंग, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग है ना नून की, वो बड़ी अजीब है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो आप देख लें 97 ऑनवर्ड जब भी हम चाहते हम सिंध में अपनी हुकूमत
MQM के साथ मिला के GDA बाकी सब बना सकते हैं। अब भी वो यही कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये करेंगे तो हम सिंध में हुकूमत बना लेंगे। हो सकता है पीपल्स पार्टी भी आर्म ये ट्विस्टिंग वही काम किया है कि जो आपने देखा पिछले टेनोर में भी और इस टेनोर में भी आपने देखा फजल रहमान साहब जिस तरीके से कहते थे नवाज शरीफ साहब को कि जी हम KP में हुकूमत बना सकते हैं, आप हमारे साथ मिले, लेकिन उस वक्त आपने देखा नवाज शरीफ साहब नहीं माने। तो ये मेरा ख्याल है सब इस वक्त अपना अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं और सारे के सारे मुख्तरा और जो असल पावर है उसकी तरफ देख रहे हैं कि भाईजान साल ना पहुंच जाए। लेकिन अगेन डॉक्टर साहब सवाल है क्यों, आखिर क्यों ये तनकीद क्यों हो रही है पॉलिटिशियंस की एक दूसरे के बारे में? देखिए सलमा, पहली बात तो ये मैं एहतशाम साहब का जो उन्होंने कहा मैं समझाऊं कि तारीख का उनको मालूम नहीं है इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट का उनको मालूम है। ये हमारी पूरी कौम का उन्होंने सीटें बता दी किसको किसको क्या क्या मिलेंगे। आपने उनको कोट किया। अच्छा, ये तलखी जो है सियासी जुमलात के अंदर और ये जरदारी साहब का इस किस्म की बातें करना, मैं समझता हूँ कि एक सियासी हिकमत अमली है इक़्तिदार से पहले, इलेक्शन अप्रोच हो रहा है, और एक सियासी हिकमत अमली होगी इलेक्शन के बाद। ठीक है, इलेक्शन के बाद ये सब इकट्ठे मिल बैठेंगे अगर इनका मफाद जुड़ जाए। जाती कोई दुश्मनी नहीं है। 3 वजूहात होती हैं जब सियासी जमातें या सियासी क़यादत जो है वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती, सब इलेक्शन से पहले। देखिए, पहली बात तो ये है कि मीडिया कवरेज नहीं देता जब तक आप कोई तल्ख जुबान इस्तेमाल ना करें, जरूरी है उसके लिए। दूसरा, आप अपने वोट बैंक को पक्का करना है। अब ये वक्त आ गया है कि आपने अपने वोट बैंक को बताना है कि जी हमारी तारीखी दुश्मनी है इन लोगों से, आपने बताना है कि हमारा नजरिया फर्क है, आपने बताना है हमारा हुकूमत का तरीक़ाकार करने का जो तरीका वो फर्क होगा, हमारी पॉलिसी फर्क होगी। एंड में फर्क कुछ नहीं निकलेगा। और तीसरा फिर ये कि कुछ अनडिसाइडेड वोटर्स भी हैं, उनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये प्योरली सियासी हिकमत अमली है, तनकीद का निशाना बनाना, तल्ख जुबान इस्तेमाल करना। इससे ये ना सोचें कि ये आपस में इनकी कोई दुश्मनी पैदा हो गई है, ये सियासत की ये सब सेट हैं आपस में। नहीं डॉक्टर साहब, ये सब सेट है। जो आखिरी मीटिंग दुबई में नवाज शरीफ साहब की हुई थी ना और जरदारी साहब की, वो कहते हैं कि बड़ी तलखियों के ऊपर खत्म हुई थी वो मीटिंग। दोनों पार्टीज ने पता नहीं खुल के आ गई उसके बारे में कि वहाँ वो कहते हैं जो एंडेड इन ए वेरी बैड मैनर। हुकूमत के दरमियान पता नहीं इन्होंने जब्त कैसे किया, वैसे भी एक दूसरे के खिलाफ ही रहे और स्टेटमेंट्स देते रहे। लेकिन अनवर साहब, 90 दिन में इंतखाबात की जो एप्लीकेशन थी जिसमें अभी पीपल्स पार्टी फरीक बनी है, आपको लगता है कि स्टेटमेंट के साथ ये इशारा है कि हम सीट एडजस्टमेंट के लिए इलेक्शन के लिए PTI के साथ भी मिल सकते हैं? देखिए सलमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलने के इम्कान तो उनके कम है, लेकिन जो उनके इलेक्टिबल्स हैं आसिफ अली जरदारी साहब उन पर काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके इलेक्टिबल्स उनकी तरफ आ जाए। ये भी एक सियासी हिकमत अमली है। वोट बैंक तो PTI का इंटैक्ट है अभी। जी। और दूसरा जो आप देखें कि जनूबी पंजाब और बाकी जगहों पर वो इलेक्टिबल्स पर जिस तरह काम कर रहे हैं, और आज उनका जो स्टेटमेंट बड़ा मायने खेज है कि वो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने भी तैयारी कर रखी है इंतखाबात की। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, उसके साथ साथ आपको याद होगा मैंने आपको कल के शो या परसों के शो में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब, आप देखिएगा इंतखाबात के करीब उनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर हासिल होगा। उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और जो दूसरी सियासी जमातों के इलेक्टिबल्स है अगर उनको शामिल कर लीजिए, और जिस तरह वो मुफाहमत की सियासत करते हैं और जिस तरह वो इंतखाबात से कबल लोगों को अपने साथ मिलाना जानते हैं, आसिफ अली जरदारी की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसलिए उन्होंने इसी बुनियाद पर ये बात कही होगी। और दूसरा, आप देखिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, और अजल से ऐसा होता है। इनको चेयरमैन PTI ने इकट्ठा किया था जो 16 माह की गवर्नमेंट की गई, माजी की अगर आपने बात की थी। अब इन्होंने अपने अपने मंशूर और अपने अपने नजरियात की बुनियाद पर वोटर को अट्रैक्ट करना है। ठीक, इसलिए किसी को सूट करता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो है 5 करोड़ 80 लाख, जो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के हैं। 5 करोड़ 80 लाख के करीब बनते हैं तकरीबन। अब मुझे बताइए, उनको अट्रैक्ट करना है, उनको नून भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, लेकिन इन दोनों के साथ साथ इन्हें तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करने की जरूरत है। लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, शायद वो 5 करोड़ 80 लाख का ज्यादा रुझान उनकी तरफ है। अब इलेक्शन में रिजल्ट्स को आपने देखना है। अगर आप ये वोटर बाहर निकल आता है तो फिर आप मुझे बताइए, टर्नओवर ज्यादा होगा तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। और जिस तरह सुहेल वड़ाइच के आपने उसका जिक्र किया, देखिए इस तरह ये तजिया जो ना, इसके
ऊपर नीचे हो सकती हैं जो सीटें ना, इसी के मुताबिक obviously उन्होंने ये तो तज्जिया prediction किया। और है। इसी की बुनियाद पर हम जो बात करते हैं कि मखलूत हुकूमत बनेगी, और इसी की बुनियाद पर देखें ना, अगर 65 या 70 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की नशिस्तें लेती हैं, तो फिर आपको पता है जोड़ तोड़ के माहिर नवाज शरीफ से ज्यादा आसिफ अली जरदारी हैं, तो डेफिनेटली वो भी दूसरी नेशनल पार्टीज को भी बलोचिस्तान में भी उन्होंने काम किया हुआ है, कर भी रहे हैं, और KPK में भी काम करें, तो डेफिनेटली वो भी हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। और लेकिन हुकूमत इतना बनाने की बड़ा पोजीशन में हो सकते हैं। स्टेटमेंट जुल्फिकार साहब के नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, जरदारी साहब अगर ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पे दे रहे हैं जब इलेक्शन लग रहा है कि करीब आ गए हैं, तो किसी के शय पे तो दे रहे होंगे, ये जबानी बात तो नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो है। देखें, जरदारी साहब बड़ा बरीक काम कर रहे हैं और बड़ा पॉलिटिकल वो पत्ते खेल रहे हैं। देखें, इस वक्त PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, PTI की जो शख्स भी बात करता है, जो लीडर भी बात करता है, PTI के सारे फॉलोअर्स की हमदर्दी होना शुरू हो जाती है उस शख्स के साथ। वो मुस्तफा खोखर हो, मिफ्ताह इस्माइल हो, शाहिद खकान आबासी हो, या कोई भी शख्स हो, इवन एतजाज एहसन या खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब, जो भी शख्स इस वक्त बात कर रहा है चेयरमैन PTI की, वो उसके फॉलोअर्स समझते हैं कि ये शख्स जो है ये इंसाफ की बात कर रहा है, ये हमारी मदद की बात कर रहा है, ये PTI को सपोर्ट कर रहा है, या हमारे लीडर को सपोर्ट कर रहा है। तो एक जेन्युइन बात है कि उसकी हमदर्दी उसकी तरफ शिफ्ट होती है। दूसरी बात, जरदारी साहब फ्यूचर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए, बिलावल के लिए फ्यूचर जो सियासत है उसमें हिस्सा तलाश कर रहे हैं, और उसका एक ही रास्ता है कि यूथ के अंदर अगर आपने एंटर होना है तो वही रास्ता है जिस रास्ते के ऊपर वो लगे हुए हैं और जिस रास्ते के ऊपर एतजाज एहसन उन्हें डाल रहे हैं। बिल्कुल और मेरी इतला यह है कि PTI की तरफ से उनको इंडिकेशन मिल गई है कि अगर आप इसी तरह खड़े हों और हमें हमारा साथ दें तो अगले इलेक्शन के अंदर हम मिल सकते हैं। अच्छा, इसकी एक बुनियादी वजह और भी है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो इमरान खान का इशू है वो जाती है, जरदारी के साथ नजरियाती इख्तलाफ है। जाती और नजरियाती इख्तलाफ में बड़ा फर्क होता है। जाती इख्तलाफ नहीं बदला जा सकता, नजरियाती इख्तलाफ जो है वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। अब नवाज शरीफ साहब के साथ किसी सूरत में चेयरमैन PTI नहीं जा सकता और PTI नहीं जा सकती किसी सूरत में। जरदारी साहब को उनकी इस कमजोरी का भी पता है, उसकी फीलिंग्स का भी अंदाजा है, वो पूरी तरह उसको एक्सप्लॉइट करके बिलावल के लिए आने वाले दिनों में सियासत में एक्सेप्टेंस भी बना रहा है, यूथ के अंदर एक्सेप्टेंस भी बना रहा है, और अगले इलेक्शन में एक बड़ा अपसेट करने की पोजीशन में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अपसेट करने की पोजीशन में अगर जरदारी साहब आ रहे हैं, एहतशाम साहब और गेम बना रहे हैं आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो के लिए, तो ये 60-65 सीटों वाला तजिया अगर मान लिया जाए, फर्ज कर लिया जाए कि ये दुरुस्त है, फिर तो मुक्तदरा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। 60-65 सीटों वाले बंदे को मैनेज करना, ऑलरेडी एक चीज मैनेज की जा रही है ना, चेयरमैन PTI। प्लस अगर जरदारी साहब खड़े हो जाते हैं, अपनी डिमांड सामने रख देते हैं कि हमें तो सिंध चाहिए या पंजाब के अंदर हमें कुछ शहर चाहिए, क्या उनकी ये जो आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसी है, जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया, आगे पीछे वो हाथ पांव मारे हैं, आपको लगता है कि कामयाब होगी? देखिए, इस स्टेज पे ऑप्टिक्स तो यही बता रही हैं, सारी सियासी जमातें जो है ना वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहती हैं। और देखें, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, अब इतलात ये भी है कि जी अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी सिंपल मेजॉरिटी से आती है तो प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी का होगा, मोस्ट प्रॉब्ली खुद ही होंगे। और जरदारी साहब ये चाहते हैं, अब यही है कि अगर दूसरे नंबर पे आती है वो, तो वो सदर चाहेंगे, अपना उनका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल बात मेरा ख्याल है सलमा इस वक्त यह है कि जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त PMLN और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब वो किसी को भी अपनी, जिसको कहना चाहिए ना, इक़्तिदार में किसी को शरीक करना नहीं चाहते। उनको शायद लग रहा है कि जी उन्होंने अगर बहुत कंप्रोमाइज़ किया और जिस तरीके से सॉरी करके अपनी पॉलिसियों से पीछे हटे हैं, उनका ख्याल है कि जी ठीक है, फिर ऐसे ही है तो हमें खुल के आना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इससे इनको सबको नुकसान होगा। देखें ना, अब कहीं ना कहीं तो आपको साइलेंस का गन करना पड़ते हैं। अब ये सियासी लोगों पे एतराज़ात तो आते हैं कि जी इन्हीं की वजह से मामला ख़राब होते हैं। मेरा ख्याल है हमने 90 की दहाई में हम देखा पीपल्स पार्टी पे मैंने जो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल हेट्रेड, जिसकी वजह से इनका नुकसान हुआ। फिर यही दो पार्टियां आपने देखा, दो बड़े काम किए। 2006 में चार्टर डेमोक्रेसी किया, फिर 18वीं तरमीम इन्होंने की, सूबों को इख्तियारात मिले, जमहूरियत को तकवीद मिली। अगरचे कई मामलों से मेरा ज़ाती तौर पर 18वीं तरमीम में बहुत एतराज़ है कि जिस तरीके से सूबों को सब्जेक्ट गए, डिवॉल्व कर दिए गए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई।
तो इसी तरह मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हम सारे लोग यही बातें कर रहे हैं। हर सियासी जमात का अपना रोल है, इसी तरह से अदलिया और मुख्तारा का अपना रोल है, फौज का अपना रोल है। अगर सारे के सारे अपना रोल अदा करना शुरू कर दें, अभी देखें कल से मैचों की बात हो रही है, वो आशा भोगले इस कदर तनकीद कर रहा है, कहता है जी मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं, इतना बड़ा कमेंटेटर है। कहता है जी अभी देखें कल था वो जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ज़का अशरफ, नहीं जी कल आज तो ज़का अशरफ है, उससे पहले उसने कहा जी नजम सेठी है, बीच में रमीज राजा आ गया है। उसने कहा यार कोई पता चलता है ये अब मैच हो रहे हैं, यानी हम दुनिया को मौका दे रहे हैं, हर किसी को मौका दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे। लेकिन इस वक्त जरदारी साहब अपसेट क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए क्लियरली आपको याद होगा कि 3 महीने पहले वो कहा करते थे कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाऊंगा, कहते थे बिल्कुल। आज वो ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। नीचे आ रहे हैं। पहले इनकी नजर थी नेशनल असेंबली के ऊपर, अब मुझे महसूस ये हो रहा है कि सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि खुदाया प्रोविंशियल असेंबली तो मेरे पास रहने दो। देखिए पहले जनूबी पंजाब में इनका ख्याल था, वहां पे काफी बड़े फेलियर्स हुए हैं इनको। डॉक्टर जरदारी तो हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि डॉक्टर साहब के साथ हाथ हो गया, इस दफा बात नहीं, हाथ हो गया भाई तजाम साहब। बलूचिस्तान में मामला नहीं बना, लाहौर में बैठे रहे इतना अरसा, मामला नहीं बना। तो जनूबी पंजाब हो जाए, लाहौर हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, यहाँ मामला नहीं बन रहे। अब इस वक्त उनकी सिर्फ कोशिश ये है कि खुदाया सिंध असेंबली के अंदर मुझे हुकूमत मिल जाए। ठीक। पार्टी है ठट्ठा से सक्कर तक की, जो असल पार्टी, और वहां पे आप सोचिए 30 से 40 सीटें हैं देही सिंध की, नेशनल असेंबली की सीटें, वो ये जीत जाते हैं। मेरा तो ख्याल है वो जो 60 और 65-70 की बात हो रही है वो शायद वहां तक ना पहुंच पाए। ये 30-40 सीटें। एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ ना, ये बात अब माननी पड़ेगी कि 3 दफा जो अटेम्प्ट की इन्होंने पंजाब में जाके बात बनाने की, तो एतजाज एहसन हो, कायरा साहब हो, खोसा साहब हो, और चौधरी साहब इनके एक और हैं, वो पार्टी के जो रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं और आजकल भी वही हैं, वो सारे कहते थे कि जरदारी साहब आप बैक सीट पे चले जाएं, ये बिलावल को करने दें, क्योंकि 2 दफा आप पहले गए कामयाब नहीं, 3 स्टेप बैक नहीं करते। उनका एक ख्याल है कि ये जोड़ तोड़, वो बल्कि एक तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कहने यार ये बच्चा है, मैं अभी ये सियासत को नहीं समझता, उनका ख्याल। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जी आपका जो इमेज है इतना खराब हो गया है, आप बेटों को आगे करें, क्योंकि आपको सामने रख के किसी ने वोट नहीं देना। लेकिन मेरा डॉक्टर साहब के साथ हाथ हो गया इस दफा। अच्छा, चले इस दफा हाथ हो गया। लेकिन अनवर साहब आपको कोई बड़ा अलायंस बनता नजर आ रहा है इलेक्शन 2024 से पहले? बिल्कुल सलमा, मजहबी इत्तेहाद बनेंगे, और जिसकी तरफ आप लोग भी इशारा कर रहे हैं वो भी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी इत्तेहाद होते हैं और जो सियासी जमातें हैं वो भी जोड़ तोड़ करती हैं। कोई अनयूजुअल इत्तेहाद नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए कि कुछ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इलेक्टेबल्स पर काम कर रही है, कुछ लोगों को सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, कुछ लोगों को साथ मिला लेंगे, इस तरह होगा। इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन के बाद आपको पता है फिर लोग अपना जिधर जिधर ज़्यादा झुकाव होता है, और वो झुकाव बोरियों को देख के किया जाता है कि हमें इस पार्टी में जाना है, इसमें नहीं जाना। अब बात यह कि होगा, और कोशिश की जा रही है कि आप जो छोटी जमातें हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और ज़िया हाँ जी मुस्लिम लीग ज़िया है उसको, और बाकी ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे पंजाब में इस्तेकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करें? लेकिन देखना, जिसका तहरीके आप आईपीपी की बात कर रहे हैं उनका झुकाव किधर है, और वो पार्टी बनी क्यों और किसके कहने पे बनी, आप ये देखिए। ये अब उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको कोई ना कोई नेशनल असेंबली में से और पंजाब में से कुछ सीटें लेके देना। और इसी तरह केपीके में अगर आप बात करें पार्लियामेंटेरियंस की, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की एक, और देखिए तहरीके लब्बैक का जो वोट था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट था, आपको पता है। वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट कम हुआ, वो पीपल्स पार्टी या पीटीआई का नहीं वोट कम हुआ, एक जरा ज़हन में रखिएगा। इस तरह इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। अब देखिए सियासत में आखिर दिन तक कोई पता नहीं लगता कि आपने किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना। ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद होगी उसके। देखिए जब आजाद उम्मीदवारों की वो कामयाब होंगे ना, वो फिर देखेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। जिसकी हुकूमत बन रही होगी उसकी तरफ होगा, और ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला उस वक्त भी होगा। उस वक्त भी यही सियासी जमातें जो है वो भी कहेंगे हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये फैसला किसने करना है कि वजीर आजम कौन बनेगा? ये फैसला नहीं मेरे पास नहीं चलते। आप दोनों घबरा जाते हैं, मैं तो फिर को डर होता है कि कहीं शो तो बंद ना हो, लेकिन आप नहीं नाम सुन ले। देख ना, जिन्होंने अवाम ने नहीं ये फैसला करना, जिन लोगों ने फैसला करना उन्होंने, ये डॉक्टर साहब ने फैसला करना है।
डॉक्टर साहब फैसला करेंगे, ठीक है। जुल्फकार साहब, हम वैसे नवाज शरीफ का मामला आज ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए। एक्चुअली जरदारी साहब फोकस रहा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। नवाज शरीफ साहब भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। मंशूर बनाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा मसला है। अवाम के सामने बेचेंगे क्या? बेचने को कुछ है नहीं। महंगाई आसमान पे पहुंच गई, उसको वापस किसी हद तक तो चीजें कंट्रोल हुई है, लेकिन ये तूफान पूरा रिवर्स करना, 5 साल पहले की पोजीशन पे लेके जाना किसी के बस की बात नहीं है। क्या ऑफर करेंगे लोगों को? देखिए सलमा, रोजाना की बुनियाद पे मैं खुद भी बात कर रहा हूँ, आप सब भी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास बयानिया क्या है, वो क्या बेचेंगे। लेकिन मैं अगर आप सबसे सवाल करूं कि किस पार्टी के पास क्या बयानिया है, मसलन पीपल्स पार्टी के पास क्या चूरन है, पीटीआई के पास क्या चूरन है, वो क्या बेच सकते हैं। नई पार्टी एक IPPI है, वो बड़ा इनकलाबी मंशूर लेके आए हैं। लोग उनसे पूछ रहे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि आप लाख रुपया मजदूर की तनख्वाह या 60,000 रुपया करना चाह रहे हैं, पहले अपनी फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों की तो कर लें। आपकी फैक्ट्रियों के अंदर तो किसी मजदूर को वो उजरत मिल नहीं रही, मुल्क के अंदर आप कैसे कर रहे हैं। सो किसी पार्टी के पास ना कोई मंशूर है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई ऐसा लायामल है कि जिसकी बेस के ऊपर वोट मिले। यहाँ पे ना इस बुनियाद के ऊपर वोट मिलते हैं, माफ करना, यहाँ पे जिस तरह वोट मिलते हैं इलेक्शन से पहले एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि किंग पार्टी कौन सी है, वो हो चुका है। डॉक्टर साहब भी बड़ी मासूम सी बात पहले कर रहे थे और मैं हंस रहा था। वो पीपल्स पार्टी का पोटेंशियल देख रहे थे कि सिंध के अंदर कहाँ पे सीटें हैं, क्या है, कितनी है। भाई यहाँ पे तो मेजॉरिटी पार्टियां आ जाती हैं, उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता कि आपने गवर्नमेंट नहीं बनानी है, और नहीं बनाते, बैठे रहते हैं, दूसरे बना लेते हैं। क्या सीटें कोई मेरिट की बुनियाद पे मिलती हैं? क्या इलेक्शंस के अंदर वहां पे वोटों की बुनियाद के ऊपर आपको सारा कुछ मिलता है? यहाँ पे सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो डॉक्टर साहब हमेशा ही बात करते हैं कि 11-12 इलेक्शन में हुए, और हर इलेक्शन मतनाज़े, हर इलेक्शन के बाद लड़ाई, हर इलेक्शन के बाद पिटीशनें, हर इलेक्शन के बाद जीतने वाला भी परेशान और हारने वाला भी रो रहा है। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी बुनियादी चीज है। और इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा जिस पे सवालिया निशान होगा वो ये होगा कि कितने लोग लेकिन एक क्लैरिफिकेशन कर लें, मेरा ख्याल है कभी ऐसा नहीं हुआ अनवर रजा कि अगर किसी पार्टी ने सीटें ले ली हैं उसको हुकूमत ना मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो लोग हुकूमत में आ जाते हैं वो किसी और वजह से रोते रहते हैं, और जो हुकूमत में नहीं आते वो हमेशा धांधली का शोर मचाते हैं, और ये हर इलेक्शन में होता है। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जिसको सब ने मिनो अन कबूल कर लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं मुल्क की माशी सूरत हाल की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इकोनॉमी के हवाले से बात करें, लेकिन सबसे पहले अवाम चाहते हैं कोई गुड न्यूज सुनने को मिले। डॉक्टर साहब, है कोई गुड न्यूज? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मईशत में बेहतरी के इशारे, जिसका आपने जिक्र कर दिया। आपने चावल का जिक्र कर दिया, कपास का कर दिया, करंट अकाउंट का कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट जो है वो सामने आ गई है। FBR का शायद आपने जिक्र कर दिया कि उसने हद से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, तो असल सवाल ये है कि अवाम का इसमें सब क्या हो रहा है, अवाम को कोई असर हो रहा है, उनको कोई फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। देखिए, पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, इसके नतीजे में बसों की टिकटें कम हो जाती हैं, कारों के ट्रकों के किराए कम होते हैं, जो सब्जी आती है फार्म से मार्केट तक उसकी अब 10% जो है वो चीनी की कीमत कम हुई एक महीने के अंदर, पिछले महीने और इस महीने के मुकाबले में। अगर ईयर ओवर ईयर देखें, पिछले साल के मुकाबले में टमाटर 45% कम है, प्याज की कीमत 17% नीचे आई है, और ताज़ा सब्जियां लगभग 10% नीचे आई हैं। तो ये इम्पैक्ट ऑलरेडी आपने देखा कि पहुंच रहा है। जो अक्टूबर के महीने की माश जो आपकी इन्फ्लेशन रेट आया है, जो महंगाई की शरह सामने आई है, वो 27% आई है, पिछले महीने 31% थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह कम हो रही है। जो पहले महंगाई का घोड़ा है वो 31 की रफ्तार से भाग रहा था, अब वो जो महंगाई का घोड़ा है वो 27 की रफ्तार से भाग रहा है। तो घोड़ा अभी भी भाग रहा है, लेकिन उसमें बेहतरी आई है। तो दोनों हवालों से, मईशत के इशारियों के हवाले से भी बेहतरी आई है, और उसके जो असरात हैं वो मैं ये समझ रहा हूं कि ऑलरेडी अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। ये जबरदस्त बात है। अनवर साहब, कल IMF की टीम पहुंचेगी, मुज़ाकरात होंगे अगली किस्त के लिए। आपको लगता है कि हमने वो तमाम शराइत पूरी कर ली है जो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी? बिल्कुल सलमा, जो मार्शल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आप
ने जो माशी इस्लाहात का एजेंडा लिया हुआ था उसमें आप काफ़ी बेहतरी आई है। देखिए ना, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं और उसके असरात का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने। इस तरह आप अगर देखें डॉलर की उड़ान जो थी वो रुकी है, वो नीचे आया है, उससे माशी सूरत बेहतर हुई है। फिर बड़ी बात के अफगानियों को जिस तरह आप वापस भेजे हैं उससे आपकी माशी सूरत बेहतर होगी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर हो रही है जिससे आपकी माशी सूरत बेहतर होगी। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जो माशी सूरत की बेहतरी की तरफ इशारा करते हैं। और IMF की आपने बात की दूसरी किस्त की, डेफिनेटली जो उन्होंने पाकिस्तान को टाइम फ्रेम दिया था, पाकिस्तान ने उसमें काम किया है और उसके वाज़े जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे सामने भी हैं, नज़र भी आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दूसरी किस्त के लिए जो पहली किस्त लेने के लिए पाकिस्तान को तोगो दो करनी पड़ी थी, अब वो नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने मस्बत इशारे जो है वो अपने दिए हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं और उसके असरात जो है वो आवाम तक पहुँच भी रहे हैं। नेक्स्ट 1 या 2 रोज़ में आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद भी कम होंगी और इससे मजीद भी आपकी माशी सूरत। अगर मैं बहुत ही तेजी से बता दूं कि IMF यहाँ करने क्या आ रहा है। देखिए, हमने 5 शराइत उनसे मानी थी। पहला ये था कि बजट में हमने प्राइमरी सरप्लस लेके आना है, वो हो गया है। हमने कहा था कि रुपये और डॉलर के दरमियान में 1.25% से ज्यादा ओपन मार्केट इंटर बैंक में फर्क नहीं आएगा, वो हो गया है। बिजली के रेट हमने बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट हमने बढ़ा दिए हैं। एक शर्त रह गई है जो भी पूरी नहीं हुई, वो एक्सटर्नल गैप के हवाले से थी। वो ये कह रहे हैं कि आपको 28 अरब डॉलर चाहिए इस साल और आपके पास अरेंजमेंट जो है वो 23 अरब के हैं। तो आप सोचिए कि 5 में से 4 शराइत पूरी हो गई हैं, 80% एजेंडा जो है वो हम पूरा कर दिए। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, IMF विजिट से पहले हम देख रहे हैं अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक मुस्बत चेहरा। आपको लगता है कि ये रुपए का इस्तेकाम, स्टॉक मार्केट में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा, इस तरह की चीजें आइंदा हमें जो एपिसोड मौसूल होगी जो आइंदा किस्त, उसके लिए मददगार साबित होने वाली है? देखिए, डेफिनेटली होगा। 50% से ज्यादा तो हमने उनकी शराइत पे अमल कर दी है, ठीक है ना। अब जो उठान है उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है ये फैसले जिस तरह किए गए, सब लोगों ने कहा था FBR के लेवल पे देखते हैं, उसके बाद आप बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट देख लें, निचकारी पे भी कुछ नहीं हुआ, वादे कर रहे हैं कि करेंगे। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, एक जो कमी रहेगी ना, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आप देखें, उसमें बता रहे हैं कि मौजूदा माली साल के पहले 4 माह जुलाई टू अक्टूबर जो एवरेज महंगाई रही ना वो 28.42% रही। ठीक है ना। उस लिहाज से अनवर रज़ा, आम आदमी के लिए अभी उस तरह रिलीफ नहीं आना शुरू। ठीक है, अपना हमारे जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट 22% रखे, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमें डॉक्टर साहब आप देख लें $20 बिलियन चाहिए अभी अगले 8 माह में वापस करने, जिसमें $12 बिलियन के रोल ओवर्स हैं। वहाँ हमारी मुश्किलात हैं। ये IMF के साथ अगर प्रोग्राम हमारा थ्रू होता है, अगली किस्त आती है तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट में बाकी क्रेडिटर भी हमें पैसा देते रहेंगे, तो वो डिफॉल्ट वाली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे निकल गए। असल बात मुझे लग रही है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सलमा लिए जा रहे हैं, ये पॉलिसी मेजर में जब तब्दील हो जाएंगे ना, फिर लोग देखें ना, अभी बेशुमार लोगों के पास पैसा है, वो भी देखें वेट एंड सी के मोड में है कि यार पता नहीं कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगा जोर तो पीछे से मिल रहा है इस मौजूदा हुकूमत को, उसके बाद अपनी मन मर्जी करेंगे, पैसा भी नहीं निकालेंगे। अभी देखें लोगों के पास बड़ा पैसा पड़ा रहा, नहीं लगा रहे, इंतजार में कि कल क्या। अगर लोगों को पता चल गया, जैसे बहुत बड़ा फैसला हमने पहले भी जिक्र किया था, ये जो एक्सचेंज कंपनियां इजाजत दे दी गई है बैंकों को, सारी दुनिया में जो है ना वो आप पैसा लेने जाएं तो बैंकों से लेते हैं, हम एक्सचेंज कंपनियों के पास जा रहे। फिर आप देख लें 20 करोड़ से उनका वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ कर दिया गया, आधी से ज्यादा इलीगल खत्म होगी। तो कुछ फैसले तो जबरदस्त हुए हैं, उन पे अमल दरामद के लिए अब नई गवर्नमेंट आएगी। हम पूरी उम्मीद है कि आइंदा इंस्टॉलमेंट हमें मौसूल हो जाएगी, उसमें हर्डल्स नहीं आएंगी। जुल्फकार साहब, करंट अकाउंट खसारे में 58% नुमाया कमी हुई है, आपको सस्टेनेबिलिटी कितनी नजर आती है इन तमाम इंडिकेटर्स में जिनका भी हमने जिक्र किया? देखिए, इस पे बात करना बड़ी जरूरी है कि ये क्यों हुआ और आगे जाके क्या हो सकता है और पहले क्या होता रहा। देखिए, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट महंगाई करके जाए और दूसरी गवर्नमेंट आए और वो उसको रिवर्स कर दे। देखिए, ये आपने प्रैक्टिकली देखा कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं, निगरान गवर्नमेंट है, लिमिटेड उनका स्कोप है, इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, इसी धक्का स्टार्ट और अडहाकिज्म के सिस्टम को चाबी दी गई और इसको थोड़ा सा आगे धक्का लगाया गया, तो उसी के अंदर से ये नताइज निकलना शुरू हो गए। और आज हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं। और सवाल ये है कि ये सब किसने किया? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल विजन है? इसके पीछे किसी पार्टी का मंशूर है? इसके पीछे कोई साबका या मौजूदा वजीर आजम का बहुत बड़ा विजन है? सारी चीजें इसका जवाब एक ही है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें एक रोल प्ले किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस पे नजर है, वो खुद गवर्नेंस के हवाले से इजलास कर रहे हैं, बिजनेसमैनों को मिल रहे हैं, एपेक्स कमेटियों के इजलास तवातर के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपना गवर्नेंस मॉडल इम्प्रूव किया।
तो गवर्नेंस मॉडल को इम्प्रूव करके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके ये रिजल्ट आपने दिए। अब सवाल ये है कि आने वाले जो लोग हैं, बहस तो इस पे होनी चाहिए कि जो आने वाली लीडरशिप है वो ये बात करे कि ये इस दौर में जो कुछ हुआ है, इस पे जो कटौतियां हुई हैं, जो इन लोगों ने अपने खर्चे कम किए हैं, इफराते ज़र नीचे आया है, खसारा कम हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, डॉलर का इशू है और बाकी मेजर्स हैं, हम यहाँ से आगाज करेंगे और गवर्नमेंट को कोई इसका कोई टारगेट लें, कुछ लेकिन ये तो कुछ भी कहना बिफोर टाइम होगा, जब तक गवर्नमेंट नहीं आती हम देख नहीं पाएंगे कि आइंदा गवर्नमेंट क्या करती है आने के बाद। लेकिन एक और मामला अनवर साहब, फैटिफ के हवाले से मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में जरूर बात हो। जनूबी एशिया के अंदर फैटिफ का किरदार क्या आपको गैर जानिबदाराना नजर आता है? बिल्कुल नहीं। आप देखें ना कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ रवैया रखा गया और पाकिस्तान को किस तरह ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए क्या क्या जतन करने पड़े। देखिए, इसकी निस्बत आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि जिस तरह हमसे सवाल पूछे गए और हमने तो उनके जवाब भी सबमिट किए, लेकिन हमारे मुकाबले में अगर आप इंडिया को देखें उन्हें किसी कोई सवाल का जवाब नहीं सबमिट किया। 350 सवाल। अच्छा, फिर आप देखें अगर आप वेस्ट की बात करें तो वेस्ट जो है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान और जो इंटायरली हमारे साथ करीबी ममालिक है, उनके साथ उनका रवैया यही रहा। वो किसी भी मामले में, अगर आप देखें कि IMF की किस्त लेनी हो तो हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है, फैटिफ का मामला हो तो हमारे साथ क्या किया। हालांकि फैटिफ के मामले पे हमारे जो इदारे थे उन्होंने बहुत काम किया और बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये वो माइंड सेट है, वो रवैया है जो पाकिस्तान को पनप नहीं देता। शायद यही वजह है कि हम तरक्की पजीर ममालिक की अभी फहरिस्त में शामिल हैं। हमारी भी गलतियां इसमें शामिल हैं, लेकिन हमारे साथ सलूक भी वही रवा रखा गया शायद जो हम इसके जो डिजर्व नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत फंडिंग करता है, ड्रग माफिया की पुष्टपनाही करता है, गैर कानूनी असले का कारोबार करता है, रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी इन्वेस्ट होती है, यूरोपियन ड्रग्स माफिया जो है वो अपनी रकूम की तरसील के लिए भारत की क्रिप्टो मार्केट इस्तेमाल करते हैं। ये सारे फैक्टर्स मौजूद है, दुनिया को पता है, लेकिन भारत ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं है। फैटिफ का ये दोहरा मयार नहीं है? देखें, ना सिर्फ फैटिफ की बात हो रही है, इसके अलावा भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, कुछ और लॉज हैं। ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि इस पे छोटे ममालिक को फिक्स कैसे करना है और अपने पसंदीदा लोगों को रिलीफ कैसे देना है। क्या मोदी का पूरी दुनिया को नहीं पता मोदी कौन है? क्या मोदी अमेरिका में दाखिल हो सकता था? उस पर पाबंदी नहीं थी। आज वो अमेरिका के अंदर जाता है तो क्लैपिंग होती है, खड़े होके 16 दफा कांग्रेस के लोग खड़े होके क्लैपिंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ उनके मफादात जुड़े हुए हैं। ये कोई मेरिट पे चीजें डील नहीं हो रही। और अब अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि FATF का जो मसला हल हुआ है, जो बेहतरी की तरफ गए हैं, ग्रीन लिस्ट से निकले हैं, उसके पीछे भी पाकिस्तान की DGMO खुद सदारत करते रहे हैं। DG नेक्टा और पाकिस्तान के अदारे इस पे सारे मामले पे फोकस्ड रह के एक एक चीज को उन्होंने दूर किया, एक एक मामले को ठीक किया। और जो जो छोटी मोटी चीजें थी सारी चीजें ठीक की, लेकिन इंडिया को इसमें भी रिलीफ इसलिए है कि इंडिया के साथ उनके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो फिर ये आ जाती है कि इंडिया के 100 सवाल, ये 100 सवाल पूछे गए, हमारे 4 सवाल जो है वो हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है और वो जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा दोहरा म्यार क्या हो सकता है? लेकिन मामला फिर वही है कि अमेरिका का फिर वो मंजूर नगर इंडिया है, हम नहीं है। हमने कुर्बानियां भी दी, हमने इतनी बड़ी जंग लड़ी, दुनिया के अमन की खातर हमने अपना अमन तबाह बर्बाद किया, लेकिन इसके बावजूद हम पे शक किया जा रहा है और भारत के वहां पे किसे सुनाए जा रहे हैं और उनसे मोहब्बत और रोमांस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बॉलीवुड इंडस्ट्री हम देखते हैं भारत की एक तरफ उनके जराइम पेशा इदारे हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है, इनका ताल्लुक क्या है आपस में? देखिए, 2 किस्म की चीजें तो बड़े वाज़े तौर पे इंडिया में हो रही हैं। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और बॉलीवुड के आपस में जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड है वो रियली रूज बॉलीवुड देयर। हमने बहुत सारी कहानियां देखी, हम सुने, वो संजय दत्त की कहानी आपको याद है, फरीदान खान था, कोकेन के साथ उसका ताल्लुक रहा, सूरज पंचोली थी, उसके बाद राहुल भट्ट, सलमान खान का भी नाम आता रहा, सैफ अली खान का नाम आता रहा। तो एक तो ये मामला है और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और बॉलीवुड का। एक दूसरा इससे भी बड़ा मामला जो है वो बिजनेसमैन है बहुत बड़े बड़े,
اور بہت بڑے بڑے انڈین بینکس ہیں جو ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اچھا. اس میں وجے مالیا کا آپ کو یاد ہے, اس کا نام بہت آیا تھا. اس کے بعد نیرو مودی کا نام ہے, اس کے اندر چندن کا نام ہے, اور جو 4 بڑے بینک ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے ہیں, اس میں پنجاب نیشنل بینک ابھی ریسنٹلی آیا تھا, HDFC بینک ہے, ICICI بینک ہے انڈیا کا, اور یس بینک ایک کہلاتا ہے. یہ چاروں بینک تو منی لانڈرنگ اس وقت تک نہیں ہو پاتی جب تک یہ بزنس مین ایک طرف ہو اور اس کا ایک نیکسس بینکس کے ساتھ ہو. تو بینکس بھی انوالوڈ ہیں اور بزنس مین بھی انوالوڈ ہیں, اور جو اماؤنٹس ہیں وہ پاکستان کو تو چھوڑ دیں, پاکستان کے مقابلے میں بے تحاشا بڑی. یعنی کہ ایک سکینڈل جو ہے ابھی فروری 2022 میں جو ایک سکینڈل پکڑا تھا انہوں نے, وہ 22,800 انڈین کروڑ کا تھا, یعنی کہ $3 بلین کا صرف ایک سکینڈل تھا. تو ہمارے تو پورے پاکستان میں, یعنی یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو بھارت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, چلتا ہے, دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے. احتشام صاحب, وائی اسٹل انڈیا از دا ڈارلنگ آف یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا $3 بلین, میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ ABG, یہ گجرات بیسڈ شپ یارڈ کمپنی ہے. یہ اس کا فراڈ تھا جس میں 20 بینک انوالو تھے, اور انہوں نے $3 بلین کا چونا لگایا تھا, اور اس میں سے آدھا پیسہ جو ہے نا منی لانڈرنگ میں اور ٹیرر فائنینسنگ میں گیا. اس کے علاوہ 20 بینک آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جنہوں نے منی لانڈرنگ ٹیرر فائنینسنگ کی. دیکھیں 2006 میں یہ ممبر بنا تھا, آبزرور بنا تھا انڈیا فیٹف کا, 2010 میں باقاعدہ ممبر بن گئے. اس وقت سے لے کے پاکستان کے خلاف سازش ہر جگہ پہ انہوں نے کیا. سعودی عرب, ملیشیا, اپنا کیا کہتے ہیں چین, ہمیں سپورٹ ملتی رہی, ہم ان سے بچ کے نکلتے رہے. میرا خیال ہے 4 نومبر کو ایگزیکٹ ڈیٹ, 3 نومبر کو میٹنگ ہو رہی ہے فیٹف کی. انور رضا, اب یہ ٹیسٹ ہے یہ ویسٹ کے لیے, امریکہ کے لیے, کہ اتنے ایک بائی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انڈیا نے 70 سے 80% تک فائنینشیل کمپلائنس نہیں دکھائی اپنی ٹیرر فائنینسنگ, منی لانڈرنگ. ہم نے تو 2 ہمارے رہ گئے تھے, آپ کی یاد ہے 20 میں سے پوائنٹ ہمیں جناب 2 سال انہوں نے رگڑا لگایا. اب یہ ان کی مورالٹی کا ٹیسٹ کیس ہے یہ ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے, کہ اب جب ان کا کیس آئے گا تو انہیں پوچھیں بھائی کہ یہ منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, بینک انوالومنٹ. بات یہ ہے کہ کم از کم اس حد تک تو سرمایہ ہے نا کہ جب میڈیا ان کو اٹھاتا ہے, لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تھوڑی سی شرمندگی آتی ہے, پھر کم از کم یہ ہو کہ پریشر تو بڑھتا ہے نا. ہم یہی کر سکتے ہیں نا ہندوستان پر جو پریشر بڑھے کہ وہ جو کبھی کام وہ کر رہا ہے اس کو بھی تو دنیا دیکھے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, خاص طور پہ منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ, اور جو کرائم کا بھی ذکر سارے لوگ کر رہے ہیں, بالی ووڈ اور نیکسس جو بنا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے کس طرح. ابھی دیکھیں سیاسی جماعتیں انوالو ہیں, ان کی یہ کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں تو آپ دیکھ لیں جو لوگ انوالو نہیں ہیں, کوئی باقاعدہ کوئی سیاسی جماعت اس میں نہیں تھی, کوئی بینک اس میں ایسے انوالو نہیں تھا. جو بینکوں نے کہیں غلطی کی تھی ان کی سختی, اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے بک ٹھیک کر لی تھی. اب ہمیں تو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے تو جو لوگ انوالو تھے, جو ہم نے مدرسہ ریفارم کر کے دکھائیں, جہاں جا سکتے تھے ہم نے اس کو روکا. ہندوستان میں اتنے زیادہ الزامات کے باوجود, جس کو کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی انیشیٹو نہیں آ رہا ان کی طرف سے. اب دیکھنا 3 نومبر کو میٹنگ ہو رہی ہے, FATF اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بھارت کشمیر کے اندر دہشت گردی کرتا ہے, کینیڈا آ کے دہشت گردی کی, پاکستان نے را فنڈڈ دہشت گردی کو بھگتا ہے. ان سب چیزوں کے ڈوزیئرز اور ثبوت موجود ہونے کے باوجود فیٹف کو نظر نہیں آتا, مغرب کو نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ عالمی طاقتوں کے لیے خطرہ بھی ہے. اگر اتنا بڑا دہشت گرد ملک خطے میں ایگزسٹ کرتا ہے تو کل کو کسی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.